दोस्तों, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल कल्चर और मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं। ऐसी डाइवर्स कंट्री में 10 से भी ज़्यादा धर्म, 300 से भी ज़्यादा कास्ट और 1600 से भी ज़्यादा बोलियाँ बोलने वाले लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, डाइवर्सिटी का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से नहीं लगा सकते, क्योंकि आज आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हमारा दोस्त सब दुनिया के सबसे अलग अलग सोच रखने वाले देशों में से एक है, जहाँ पर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रेडिकल, कंजर्वेटिव, लिबरल जैसी अनेक आइडियोलॉजी रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे देश में एक्टिव हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो 2020 में मिले इलेक्शन कमीशन के डाटा के अनुसार आज हमारे देश में 8 से भी ज़्यादा नेशनल पार्टीज़ और 50 से भी ज़्यादा स्टेट पार्टीज़ मौजूद हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने एजेंडा और अपने अपने आइडियोलॉजी पर काम करती हैं। लेकिन इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच दो ऐसी पार्टीज़ हैं जो पिछले 75 सालों में देश में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि किस तरह से पार्टी ने 1951 से अपने आप को इस देश में स्टेबल करने की लगातार कोशिशें की और आज ये पार्टी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के हाथों में देश में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। दोस्तों, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 70 सालों में ना जाने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने हजारों चैलेंजेस को ओवरकम करके आज देश में एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल पार्टी के रूप में बनी हुई है। दोस्तों, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1981 में महज 2 सीट जीतने के बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 303 सीट जीतने तक का लंबा सफ़र तय किया है। अगर दोस्तों ऐसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन बीजेपी इसको अपनी शुरुआत नहीं मानती। बीजेपी अपनी शुरुआत मानती है एक सोच, एक आइडियोलॉजी को, जो 1951 में से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका श्रेय बीजेपी देती है बंगाल के जाने वाले पॉलिटिशियन श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को। वो श्याम प्रकाश मुखर्जी थे जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की थी। दोस्तों, 1951 में जब मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की शुरुआत की थी, तब उन्होंने लोकसभा का पहला इलेक्शन लड़ा। उस लोकसभा में भारतीय जनसंघ को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा था और महज वो 3 सीट ही जीत पाई थी उस टाइम पे। इस तरह से पार्टी ने पहली बार अपना लोकसभा इलेक्शन लड़ा। पार्टी ये जानती थी कि ये हार एक शुरुआत है, लेकिन हमें अभी आगे जीतना है। तो पार्टी ने लगातार ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे और फिर 1953 में जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था, तो पार्टी ने बढ़ चढ़कर सरकार का विरोध किया था, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय जनसंघ के सारे लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया, इंक्लूडिंग श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को। दोस्तों, जेल में बंद किए जाने के कुछ समय बाद 23 जून 1953 को मुखर्जी जी की इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है और भारतीय जनसंघ को चलाने की जिम्मेदारी मुरली चंद शर्मा के कंधों पर आती है। मुरली चंद शर्मा ने भारतीय जनसंघ को संभाला। उसके बाद उन्होंने अगला इलेक्शन जो 1957 में हुआ, उसमें भारतीय जनसंघ का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और महज 4 सीट ही जीत पाई और इस बार भी बीजेपी को एक बार फिर दूसरी लोकसभा इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। फिर दोस्तों, कांग्रेस एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ भारतीय जनसंघ स्ट्रगल करती ही जा रही थी। उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद अपने तीसरे लोकसभा इलेक्शन यानी कि 1967 में एक बार फिर भारतीय जनसंघ ने लोकसभा इलेक्शन लड़ा। इस बार उनके लीडर थे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे माने जाने लीडर थे। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, जिसका फायदा भारतीय जनसंघ को मिला और भारतीय जनसंघ ने इस बार लोकसभा इलेक्शन में 35 सीट जीतकर एक नई शुरुआत को जन्म दिया और एक अच्छे स्टेबल पार्टी के रूप में फिर से सामने आई। जिसके बाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एमपी यानी मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत की। टाइम बीतता रहा दोस्तों, फिर उसके बाद 1975 आता। 1975 में इंदिरा गांधी लगा देती इमरजेंसी में उन्होंने किया क्या, भारतीय जनसंघ के जितने भी लीडर्स हैं सबको उठाकर जेल में डाल दिया। जिसके बाद भारतीय जनसंघ के जितने भी लीडर थे उनको ये एहसास हो गया कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर हमने लड़ना है तो उन सबको एक साथ आना पड़ेगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराना पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनसंघ ने 1977 में चौथा लोकसभा इलेक्शन लड़ा। इसमें भारतीय जनसंघ ने विजय हासिल की। उन्होंने कलाम किया था भारतीय लोक दल, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के साथ, जिसके बाद इनके साथ मिलकर इंडिया को पहली बार नॉन कांग्रेस पीएम मिला।
जिनका नाम आप सब जानते ही हैं, मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई पहले ऐसे पीएम थे जो नॉन कांग्रेस पीएम बने थे। दोस्तों मोरारजी देसाई के पीएम बनने के बाद उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक फैसला लिया। इस फैसले में ये कहा गया कि आज जो पार्टी के मेंबर्स है वो डुअल मेंबरशिप नहीं रख सकते, यानी कि जो पार्टी का मेंबर अगर पार्टी के साथ जुड़ा है वो आरएसएस के साथ नहीं जुड़ा रह सकता, और जो आरएसएस के साथ जुड़ा है वो पार्टी के साथ नहीं जुड़ा रह सकता। उनकी इस सोच के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय जनता पार्टी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 1984 का लोकसभा इलेक्शन। इस लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ा और इस बार पार्टी को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और पार्टी 224 में से महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करेंगे, लोगों के बीच जाकर काम करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद दोस्तों उसी साल बीजेपी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया और उसके बाद फिर अयोध्या मूवमेंट चलाकर पार्टी ने एक स्ट्रांग हिंदुत्व पार्टी के रूप में सामने आने लगी, और जिसका फायदा पार्टी को हुआ 1989 के हुए जनरल इलेक्शन में, जिसके बाद बीजेपी ने 85 सीट जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया और वीपी मेनन के साथ मिलकर केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद दोस्तों सितंबर 99 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक रथ यात्रा निकाली जिसका नाम था राम रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से चलकर अयोध्या तक गई। ये रथ यात्रा इतनी ह्यूज और इतनी बड़ी थी कि जिसका फायदा पार्टी को 1991 के हुए लोकसभा इलेक्शन में मिला और पार्टी ने 135 सीट्स जीते। उसके बाद दोस्तों 1993 आते आते बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने लगी। पार्टी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे स्टेट में अपना वर्चस्व बना लिया था। 1996 में हुए लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीट जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अपनी पहली सरकार बनाई और यह सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई। के बाद 1998 में फिर से एक बार लोकसभा इलेक्शन हुआ। इस बार फिर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और इस बार बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, AIADMK और बिरजू जनता दल के साथ मिलकर NDA नाम का एक कोलैबोरेशन किया और बीजेपी इस बार जीत गई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के दूसरे बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन AIADMK के सपोर्ट वापस लेने के बाद सरकार फिर से गिर गई और इस बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर पाए। फिर दोस्तों 1999 में एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शन हुआ और इस बार बीजेपी ने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, वो अकेले दम पर लड़ी और 303 सीट के दमदार जीत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना टर्नओवर पूरा किया। अटल जी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दोस्तों बीजेपी इस तरह स्ट्रगल करती आ रही थी, लेकिन पहली बार बीजेपी ने 5 साल का टर्नओवर पूरा किया। उसके बाद दोस्तों 1999 के बाद से 2004 और 2009 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को जनता ने पूर्ण बहुमत से दूर रखा। लग नहीं रहा था बीजेपी फिर से वापसी कर पाई, पर बीजेपी ने फिर से वापसी की और 2014 में बीजेपी के अच्छे दिन वापस आ गए, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास एक चेहरा था, वो थे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाई और जनरल इलेक्शन में उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। दोस्तों 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। इस बार बीजेपी ने फैसला किया कि वो इस बार नॉर्थ इंडिया से निकलकर सदर्न और नॉर्थर्न स्टेट में भी अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। दोस्तों तो ये थी बीजेपी की जर्नी, किस तरह से बीजेपी 1980 में रजिस्टर्ड हुई और अब तक उनका एक सफ़र तय हुआ। हालांकि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी 1951 से ही मानती है, लेकिन वो रजिस्टर हुई थी 1980 में। दोस्तों 1981 के अपने इस्टेब्लिशमेंट के बाद से पूरे 42 साल बीजेपी ने खुद को किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखा, आइए जानते हैं इन कुछ फैक्ट्स से। जहां ईयर 1981 में बीजेपी के पास सिर्फ 148 MLAs थे, वहीं आज इन MLAs की संख्या 1296 है। जहां 1984 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 MPs थे, वहीं आज बीजेपी के पास 303 हैं। जहां 1984 में हुए जनरल इलेक्शन में बीजेपी के पक्ष में 1,89,00,000 ही वोट्स डाले गए थे, वहीं आज 2019 में बीजेपी ने 22 करोड़ वोट से भी ज़्यादा के साथ जीत हासिल की थी। दोस्तों आपने बीजेपी के इतिहास को देखा और जाना कि किस तरह से बीजेपी ने खुद को धीरे धीरे स्टेबल किया और इस पोजीशन पे लेके आई।
आई होप दोस्तों बीजेपी की ये जर्नी आपको समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जय हिंद।